हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विवेक यादव। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी में माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और फाइनल स्टेज पे चीज़ें खड़ी हैं। और एक बात और, स्वास्थ्य कॉरिडोर की वजह से मैं आज लखनऊ कोर्ट में नहीं जा पाया। लास्ट 2 डेज़ से मेरी तबीयत ख़राब है। और तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं कल लाइव आके बात कर रहा था, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें अवगत कराऊँ, चीज़ों के बारे में बताऊँ। मैं मॉर्निंग में भी ग्रुप में मैसेज कर दिया था, फिर मैं मॉर्निंग से बस किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। और मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे बोला 2 से 3 दिन रेस्ट करिए, क्योंकि लास्ट 4 मंथ से लगातार दौड़ा-भागी में लगे हुए हैं। आपको सिर्फ़ जो मैं वीडियो में बताता हूँ, आपको चीज़ें बस वही दिखती हैं। इस वीडियो के जो पीछे जो काम किया जाता है, वो नहीं किसी को पता है। बैकडोर पे कितना काम करना पड़ता है, पूरी टीम कितनी काम करती है, कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है, क्या-क्या करना पड़ता है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहाँ मीटिंग कराना है, किस लीगल प्रोसेस में क्या करना है, फंडिंग के कैसे मैनेज करना है। आपको भी पता है कि जो कोर्ट में डे बाय डे हमेशा जो डेट लग रही है, लगातार इस जनवरी में कितनी डेट लग चुकी है। क्या ये काम इतना ईज़ी है? इतना ईज़ी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। इसके पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि लोक सेवा आयोग के अगेंस्ट इतनी डेट लगी हो किसी कोर्ट के अंदर विदिन 1 मंथ के अंदर, और सारी की सारी डेट टेक ऑफ हो। आप खुद चीज़ समझिए। तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया, तो मुझे 2 से 3 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा। और मेरा और तो इस वजह से आज जो है मेरे जो विवेक यादव एंड 4 अदर्स पिटिशनर में विनोद वर्मा और लोकेश प्रसाद थे, वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। तो मुझे सारी अपडेट मिलती रही, और मैंने सोचा जब फाइनली सब कुछ हो जाएगा तब मैं बात करूँगा। और इसी वजह से मैं वेट करता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाने दो। आज एक बात बतानी है कि हुआ क्या है एक्चुअल में, कोर्ट में क्या हुआ है, पूरा मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपको पता है कि 22 तारीख को हमारी सुनवाई की डेट लगी हुई थी, तो उस दिन सभी जज, मैक्सिमम जज जो 3-4 जज थे वो अब्सेंट थे, उनका कोर्ट रूम बंद था, जिसकी वजह से कई केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। ये चीज़ आपको पता है। और उस सुनवाई को अच्छे से करने के लिए आज जब जज साहब मौजूद थे कोर्ट नंबर 7 में, तो जस्टिस ये हमारे जो लॉयर हैं कृष्ण कन्हैया पाल जी, ये मॉर्निंग में 9 ही बजे कोर्ट पहुंच जाते हैं, और 9 ही बजे पहुंच के दौड़ा भागी करके उनके जो भी लिंक हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनके बेसिस पे वो आज की डेट मेंशन करवाते हैं कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस मनीष माथुर के अंडर में, RO 2023 का केस नंबर है 13,466। आप इसको याद करके रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस का जो केस है वो कोड नंबर 18 में मेंशन किया गया है। RO भी कोड नंबर 18 में जा सकता था, तो चीज़ें खराब हो सकती थी। बट लॉयर साहब ने इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ा भागी की, और हम लोग उसी में व्यस्त थे, और मैं जो भी यहाँ से डील कर सकता था मैंने बैठ के रूम से डील किया। और तब भी मैं काम करता रहा, और चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से कोर्ट नंबर 7 में हो गई। तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि एटलीस्ट कोर्ट नंबर 7 में गई जस्टिस मनीष माथुर के अंडर में। जस्टिस मनीष माथुर के अंडर में सुनवाई का फ़ायदा ये है क्योंकि उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता है। उन्हें जस्टिस के अंदर हमारा आर्गूमेंट भी हो चुका है। मैं तो खुद कई बार कोर्ट में मौजूद था, और ये पहली बार है कि जो मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ पे स्वास्थ्य कार्डों की वजह से। दूसरी चीज़, लॉयर सेम है, अपोजिट लॉयर सेम है, जस्टिस मनीष माथुर सेम है, और लास्ट 3 मंथ से यही चीज़ें चल रही हैं यूपी पीसीएस और RO को लेकर। तो हमारा अभी मेन फोकस RO पे ज़्यादा है, क्योंकि RO का जो डिसीजन होगा यूपी पीसीएस पे भी अप्लाई होगा, और यूपी पीएससी की हर एक भर्ती पे अप्लाई होगा। लड़ाई इस चीज़ की है। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में आज सुबह मॉर्निंग के टाइम सुनवाई चालू होती है, और चूँकि हमारा सप्लीमेंट्री लिस्ट में मेंशन था, तो हमारी जो लिस्टिंग है वो लास्ट में आती है, तो आफ्टर लंच के बाद आना था। तो मॉर्निंग में फ्रेश लिस्ट सुनी गई, उसके बाद 12-1 बजे के बाद जो है आपका सप्लीमेंट्री लिस्ट, जितने भी एडिशनल लिस्ट है उनकी सुनवाई चालू हो गई। तो हमारा नंबर आ गया होता, आज ही आ गया होता, बट अनफॉर्चुनेट आज एक केस था जो 2012 का केस था, उसका फाइनल जजमेंट आना था, तो उस पे लगभग 1 आवर की सुनवाई हुई है। 1 आवर की सुनवाई होने की वजह से बहुत मतलब मेरे केस का नंबर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से आज सुनवाई हो नहीं पाई। तो जब कोर्ट 4:15 पे ओवर हो रहा था, तो हमारे लॉयर साहब बहुत बहुत ही एक अच्छे पर्सन हैं, बहुत तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं।
उन्होंने तुरंत जब कोर्ट रूम में जज साहब उठने वाले थे, उन्होंने क्वेश्चन राइज़ किया और उन्होंने बोला कि सर RORO 2023 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 फरवरी को इसका मेंस लगा हुआ है और इसकी सुनवाई ऑलरेडी 22 को होनी थी, आज होनी थी, नहीं हो पाया। तो जस्टिस मनीष माथुर ने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं जानता हूँ इस केस के बारे में, अब मुझे चीज़ें सब कुछ अवगत है, आप मुझे आप कल इसकी सुनवाई कंफर्म होगी और फ्रेश लिस्ट के बाद सबसे पहले आपकी केस की सुनवाई होगी। तो जस्टिस मनीष माथुर की तरफ से ये जो पॉजिटिव साइन आया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे केस को मेंशन कर दिया गया है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन में ही कुछ ना कुछ होना है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपसे चीज़ें बोली जाती हैं उस चीज़ पे, ये नहीं कि एग्जैक्टली कि जो डेट है उसी पे कुछ हो जाएगा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ऊपर नीचे भी होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल होकर रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहना चाहिए। इसलिए मैं संभावना की बात करता हूँ और हमारा केस इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। कोशिश यही है कि हम इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराएं और रिवाइज रिज़ल्ट जारी कराएं, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कराएं, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी कराएं और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा के सभी को मौका दिया जाए। सिर्फ अपनी लड़ाई करने की बात होती तो इतना नहीं लड़ते हम लोग। हम पूरे यूपी के स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे यूपी के रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में कितनी मेहनत लग रही है आपको पता भी नहीं है और कितना फंड लगता है ये भी नहीं पता आपको। हम लोग सब कुछ फंड वंड सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वही लोग इस चीज़ को जानते हैं जो मुझसे क्लोजली बात कर रहे हैं। मैं सबको हर चीज़ नहीं बताता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जो केस में इन्वॉल्व होता है वो चीज़ों को अच्छे से जानता है। कोर्ट में बस केस कर दिया, चुपचाप रूम पे बैठ गए, डिसीजन वेट करते रहेंगे तो चीज़ें हो गई। पूरा लग के काम करना पड़ता है और शायद यही रीज़न है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और आई होप ऊपर वाला भी है साथ में खड़ा। और मुझे भोलेनाथ पे बहुत यकीन है, भोलेनाथ सभी के साथ अच्छा ही करते हैं और जो चीज़ें होंगी अच्छी ही होंगी और आप देखिएगा, बस पेशेंस बना के रखिए। और तो कल सुनवाई है और कल सारी चीज़ें जो भी होंगी आपको अपडेट किया जाएगा और आप लोग पैनिक मत हुआ करिए तुरंत का तुरंत, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो धैर्य बना के रखिए। दूसरी चीज़, बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये आप जो लड़ाई लड़ रहे हो रिजर्वेशन की और ये क्या बोलते हैं माइग्रेशन की, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है। मैं उनको कैसे समझाऊँ भाई, सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं, सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। EWS OBC, देखिए OBC SC ST को आप आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे पॉलिटी में आर्टिकल 15 के बारे में, 15(5) के बारे में, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो आरक्षण की बात की गई है वो है के मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और नीति निदेशक तत्व में किस बात पे की गई है, सिर्फ आर्थिक तौर पे बात की गई है। सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे बात की गई है मूल अधिकार में, आर्टिकल नंबर 15(5) में, 15(5) पढ़िएगा। वहाँ पे जातिगत भेदभाव, इन सारी चीज़ों को, लिंग, वंश, जाति, जन्म, मूल वंश, सब पे बात की गई है। बहुत डीपली मैंने पढ़ा है और मेरे साथ के लोगों ने भी पढ़ा है। आप मेरा IQ मत चेक करिए, आपको मेरा अगर चेक करना है तो जब मेरा रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे नंबर नहीं है तो उनको सबसे पहले क्लियरली बता दूं कि अगर मेरे नंबर ना होते तो मैं लीडिंग पिटिशनर ना बनता और लीडिंग पिटिशनर ना बनता। आप पता है कोर्ट में अगर आप गलत सूचना देंगे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप पहले बात चीज़ें क्लियर रखिए और वो उन लोगों को जवाब है मेरा। तो मैं बहुत नॉर्मल और बहुत काम बंदा हूँ और बहुत शांति से अपना काम करता हूँ। तो मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए, चीज़ें अपने फेवर में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो लोग आयोग के अंदर हैं, जिनके भी दोस्त यार हैं, आप पता कर सकते हैं चीज़ें क्या चल रही हैं आयोग के अंदर। और शायद ही ऐसा कभी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ होगा कि आयोग को इतनी बार कोर्ट जाना पड़े विदिन 1 मंथ के अंदर और बार बार जाना पड़े। तो एक जो सोशल प्रेशर होता है हमारे चेयरमैन के ऊपर, वो ऑलरेडी बना हुआ है, आयोग के ऊपर भी बना हुआ है और सरकार के ऊपर भी सोशल प्रेशर बना हुआ है। सिर्फ कोर्ट केस कर दिए होते तो आज इतना प्रेशर नहीं बनता जितना प्रेशर आज बना हुआ। तब आयोग अपने फ्रंट पे लड़ता, कहता कोर्ट में ही तो मामला चल रहा है। बट आज के टाइम में प्रेशर इतना ज़्यादा बना हुआ है कि वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं।
आपको पता है कि कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया गया? बहुत से लोग न्यूज़ बनाने लग जाते हैं, जो सपोर्ट में नहीं है हमारे, वो मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं कि कैलेंडर आने वाला है, यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन वाले आने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। वो माइग्रेशन और रिजर्वेशन माइग्रेशन पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मिसलीड करना, उनको दुनिया भर की खबर है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। भाई खबर मुझे भी है, बट मैं जानता हूँ ना चीज़ें कब होंगी, और मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जब तक डिसीज़न नहीं आएगा तब तक कैलेंडर आने का कोई मतलब भी नहीं है। और कैलेंडर आ भी जाता है तो मेरे से लिखवा लीजिए, सारी जगह लिखा रहेगा आरक्षित आरक्षित आरक्षित, ये डेट आरक्षित कर दी गई, ये डेट आरक्षित कर दी गई। उसमें बस एक यूपी पीसीएस 2026 का डेट मेंशन कर देंगे। क्या कर लोगे ऐसे कैलेंडर का? ऐसे कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करिए, और जो लोग आपको मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़ाई 90% पॉपुलेशन की, 95% पॉपुलेशन स्टूडेंट की हो रही है। और कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर कुछ लोग सपोर्ट में उनके खड़े हैं तो खड़े रहने दीजिए। अब हमारा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है, और हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है। और हमारे स्टूडेंट चारों तरफ, मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो हम एक जगह बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, और चाहे यूपी के किसी भी जगह की बात हो, हर जगह अपने फेवर में स्टूडेंट हैं। आपने देखा होगा कि मैं एक ग्रुप में एक भी मैसेज पढ़ता है तो लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की यूनिटी है कि आप लोग इस तरह से यूनाइट हुए हो। और सबसे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि जो आप लोग जातिगत भेदभाव के बीच में जो पड़े रहते हो कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं उस कास्ट का हूँ, वो आप चीज़ें बंद कर दीजिए। सबसे पहले ओबीसी होता है, उसमें कोई कास्टिज़म नहीं होता है। अपने आप को ओबीसी बोलिए, एससी अपने आप को एससी बोले, एसटी अपने आप को एसटी बोले, तब आप ये यूनाइट हो पाओगे। तो जब, और ईडब्ल्यूएस बोले, तब आप यूनाइट हो पाओगे। और पीएच तो लड़ाई सबकी है। आप कास्टिज़म से दूर रहिए, पॉलिटिक्स से दूर रहिए, और चीज़ों को तरीके से करिए। आपका बहुत लोग विरोध करेंगे, बहुत लोग अपोज करेंगे, तो उनकी अपोज करने से आप पीछे मत हटिए। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जब मैंने ये लड़ाई स्टार्ट की थी तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, बट मेरे अंदर डिटर्मिनेशन था कि मैं अकेले लड़ लूँगा। लेकिन वो होता है ना कि जब आप किसी रास्ते पे चलते हो तो अगर रास्ता सही होता है तो लोग अपने आप आ जाते हैं। तो मेरे साथ सभी लोग जुड़ते चले गए, और आज ऐसा है कि आज इतने लोग जुड़ गए हैं कि क्या बोलूँ, बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत प्यार है आप लोगों का। दूसरी चीज़, बहुत से यूट्यूब चैनल के टीचर्स हैं, एजुकेटर हैं, और जब मैं कुछ उनके अपोज में कुछ बोलता हूँ तो मुझे पर्सनली मैसेज और कॉल करते हैं कि आप सर ऐसा मत बोलिए, ये मत करिए, वो ना करिए। वो मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस इश्यू पे ना वीडियो बनाएंगे, ना इस इश्यू के बारे में बात करेंगे, और अपने आप को एजुकेटर बोलते हैं। ऐसे लोगों को मैंने लीव कर दिया है, ऐसे लोगों से मैंने दूरी बना ली है। ऐसे लोगों से मुझे ना पढ़ना है, ना आगे बढ़ना है। और जिस दिन डिसीज़न आ जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस दिन डिसीज़न आ जाए, ऐसे लोगों से कृपया करके आप लोग दूरी बना लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग आपके साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे। शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, और आई होप चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और मुझे भोलेनाथ पे बहुत यकीन है। भोलेनाथ एट द लास्ट सब कुछ अच्छा करते हैं। वो मेरे इष्ट देव हैं तो मैं उनको मानता हूँ। मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को रन कराती है, और वो सारी चीज़ों को सही तरीके से चलती है। अब मैं भोलेनाथ को मानता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप भी भोलेनाथ को माने। मेरा मतलब ये है कि जिसको भी आप मानते हैं उन सब की रिस्पेक्ट करिए। और मैं आपको बताऊं तो मैं सभी जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर रहता हूं। मैं इन सब से मतलब नहीं रखता हूं। आप मेरे सर्कल में सभी ऐसे लोगों को देखोगे। शायद आप मेरे मैसेज को समझ गए होंगे, और आप लोग यूनाइट रहिए और फोकस रहिए, और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस आप लोग दुआ करिए कि चीज़ें फेवर में जल्दी आएँ, और आप लोगों का साथ रहेगा तो चीज़ें हम अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ को कोई दबा ना पाए। इस सोशल जस्टिस की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, और जब तक हर एक मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक मैं मुखरता के साथ बोलूँगा। चाहे मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं मुखर रहूँगा, हमेशा मुखर रहूँगा, और मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक
कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।